हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम साधना त्यागी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। अगर आप टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर रीट, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए आज स्पेशल क्लास रहेगी आपकी, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो शोक है किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हास्य रस का, दूसरा है करुण रस का, तीसरा ऑप्शन है शांत रस का और चौथा ऑप्शन है कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी हैं, मतलब उपयुक्त सभी। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है ये बताना है। अगर करुण की बात करें तो करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। करुण का स्थायी भाव क्या होता है, करुण का स्थायी भाव होता है शोक। शोक किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर शोक ही होगा। तो किसी वस्तु हो गया है, प्रिय वस्तु, किसी प्रिय वस्तु, किसी प्रिय व्यक्ति के खो जाने पर या नष्ट हो जाने पे जो हमें दुख होता है उसी को शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसी को शोक कहते हैं। एक शब्द में कहते हैं दुख, तो दुख होता है उसी को शोक कहते हैं, ठीक है। प्रिय वस्तु के खो जाने पर जो दुख होता है हमें उसी को कहते हैं शोक, ठीक है, उसी को कहते हैं शोक। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक करुण रस का स्थायी भाव, ठीक है। अगर पूछा जाए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है तो शोक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, तो आपका दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा करुण रस, ठीक। अगर हास्य रस की बात की जाए तो जहाँ पर हमें खुशी मिले, जहाँ पर हम सबसे आनंदित हों, खुश हों, किसी नाटक को अगर देखते हैं, किसी कहानी को सुनते हैं तो जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसी को हास्य कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि कितनी प्रकार की होती है, संधि होती है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि के होते हैं कितने भेद, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 3। तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला नंबर आपका दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यड़ संधि और चौथा वृद्धि संधि, पांचवा आयादी संधि, ठीक है। तो कितनी प्रकार की हो गई संधि, 5 प्रकार की संधि हो गई। तो यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। किसके, स्वर संधि के। अगर संधि पूछा जाए तो संधि कितनी होती है, संधि अगर पूछा जाए संधि कितनी होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। अगर स्वर की पूछा जाए तो 5। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, तो पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ठीक। मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, क्या पूछा गया, यहाँ पर क्रिया पूछा गया है कि मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो पहला है सकर्मक क्रिया है, दूसरा आकर्मक क्रिया है, तीसरा विकल्प है पूर्वकालिक क्रिया और चौथा विकल्प है प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म सहित हो, जिसमें क्रिया हो रही हो, कर्म किया जा रहा हो। आकर्मक का मतलब होता है विदाउट वर्क के, जिसमें कार्य ना हो रहा हो, ठीक है। अब पूर्वकालिक का होता है कि एक कार्य समाप्त हो और जब तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो पूर्वकालिक हो जाता है, ठीक है। काल के पहले, कार्य के पहले जब दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो पूर्वकालिक हो जाता है। और प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि जब अपना कार्य करता स्वयं ना करके जब दूसरों से करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो मोहन क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है ना, इसका मतलब क्यों क्रिया कर रहा है। पत्र लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया ना, क्यों क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना। अगर आप सेक्शन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पर पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है, किसकी भाषा की पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो पहला है वर्ण होता है, दूसरा विकल्प है कि स्वर होता है, तीसरा विकल्प है कि व्यंजन होता है, और चौथा विकल्प है कि शब्द होता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया, तो शब्द यहाँ पर नहीं होगा, शब्द और व्यंजन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि शब्द क्या है, जब वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। और व्यंजन क्या है, जैसे का हो गया, का प्लस आ, दोनों मिल गया तब ये हो गया व्यंजन, का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन। तो ये भी सबसे छोटा नहीं है। अब आपको स्वर और वर्ण में देखना है कि इसमें क्या सही है। वर्ण का मतलब होता है कि जैसे हम का लिख दिए और नीचे हलंत लगा दिए। ठीक है, और स्वर का मतलब होता है जैसे आ होगा। तो इसमें क्या पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा कि आ ये क्या है, पूरा है। जब तक ये आ इसमें नहीं जाएगा तब तक ये क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। तो क्योंकि सबसे छोटा यही हुआ ना, अगर हम का प्लस आ करेंगे और नीचे हलंत, हलंत का मतलब होता है अगर किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है तो वर्ण वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे का हो गया, खा हो गया, अगर नीचे हलंत लग गया तो वर्ण क्या है, कंप्लीट नहीं है। जैसे गा हो गया, गा क्या है, पूरा है ना, अगर इसके नीचे हम हलंत लगा लिए तो गा नहीं रह जाएगा जब तक कि इसमें आ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई पूछा गया तो यहाँ पर वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी पूछा गया कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो पहला है द्वंद्व समास है, दूसरा विकल्प है द्विगु समास है, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास है, और चौथा विकल्प है कि अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। क्या मतलब होता है, 8। अष्टाध्यायी, अध्याय का मतलब क्या होता है, 8 अध्याय। क्या होता है, 8 अध्याय। 8 क्या है, नंबर की बात की जा रही है ना कि 8 अध्याय है। जहाँ भी नंबर की बात की जाती है, डिजिट की बात की जाती है, वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, तो वहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि 8 अध्यायों का समाहार है, 8 अध्यायों का समूह है, तभी अष्टाध्यायी कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फिलहाल द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय की बात करें तो जिसमें विशेषण पद प्रधान हो, अव्यय के जिसमें पहला आ हो, उपसर्ग से जुड़ा हो, और द्वंद्व का जिसमें और का लोप हो। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नो प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही सिंपल है समझना। क्वेश्चन नंबर 6 है श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द पूछा जा रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। श्री गणेश का पहले मतलब समझिए। श्री गणेश का मतलब क्या है, जब किसी कार्य को हम की शुरुआत करने लगते हैं तो बोलते हैं हम इसका श्री गणेश कर रहे हैं। ठीक है, श्री गणेश का मतलब होता है कि शुभ काम जब उसकी शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं श्री गणेश करना। अब इसका उल्टा बताना है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा बताना है। तो पहला है इति श्री, दूसरा है गणेश, तीसरा है गजानन, और चौथा विकल्प है लंबोदर। तो यहाँ पर क्या है, गणेश है। अब गणेश का मतलब क्या होता है, गणेश, गजानन और लंबोदर, ये सभी क्या है, श्री गणेश के पर्यायवाची हैं। क्या है, तो श्री गणेश के पर्यायवाची हैं। और हमें बताना क्या है, यहाँ पर विलोम बताना है, तो हमारा हो जाएगा इति श्री। क्या हो जाएगा, इति श्री, यानी कि पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य का आरंभ करना, और इति श्री का मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है। क्या पूछा गया है, आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कवित्री का सही शुद्ध शब्द, तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया। तो पहला विकल्प है मीराबाई को कहा जाता है, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा को कहा जाता है,
तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। चौथा पसंद है विकल्प है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कवित्री लिखा है, अगर कवि लिखा होता तब तो जयशंकर प्रसाद या फिर निराला को आप ले सकते थे। ठीक है, कवि का मतलब होता है लेखक और कवित्री का मतलब होता है लेखिका, यानी कि कवि का मतलब होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि कवित्री। ठीक है, मेल और फीमेल में अंतर आप देखिएगा। तो यहाँ कवित्री पूछा गया है तो इसका मतलब कि कौन होगा, फीमेल वर्ण निकाल रहा है, फीमेल आवाज़ निकाल रहा है। ठीक, तो मीराबाई, ये दोनों तो कट गया। ठीक, अब मीराबाई और महादेवी वर्मा में आपको देखना है। तो क्या पूछा, आधुनिक युग की मीरा, यहाँ मीरा है तो मीरा तो नहीं होगा, यहाँ पर मीराबाई हो जाएगा, बहुत सॉरी महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है, कि आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है उनको महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभ्युदय में उपसर्ग है। क्या पूछा गया, उपसर्ग, उप का मतलब होता है जो शब्द के पहले लग जाए, जुड़ जाए और एक नया अर्थ निकाले, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। क्या पूछा गया, अभ्युदय में उपसर्ग पूछा गया। तो पहला विकल्प है उदय हो जाएगा, दूसरा है अभि हो जाएगा, तीसरा है अनीय हो जाएगा और चौथा है अद्भुत। तो क्या हो, किसी शब्द के पहले जो लग जाए, तो पहले क्या लगा, आ लगा है ना, तो हम पहले आ लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, आ लगा लेंगे। अब पूछा क्या गया, अभ्युदय, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, अभिधन उदय, अभिधन उदय हो जाएगा बराबर अभ्युदय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि उदय नहीं होगा, उदय आपका पीछे जा रहा है, और अनीय भी नहीं होगा क्योंकि नीय है ही नहीं इसमें, अद्भुत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि अभ्युदय में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अगर उपसर्ग आपको देखना है तो आप इसमें शब्द के पहले जो लग जाए उसी को उपसर्ग कहते हैं। आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा, आसानी से आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी दिवस जानना जरूरी होता है हिंदी के बारे में। ठीक है, तो पूछा गया हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला 14 सितंबर को, दूसरा है 21 जून को, तीसरा है 5 जून को और चौथा है 22 मई को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प राइट हो जाएगा। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर 21 जून की बात की जाए तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस, योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई की बात की जाए जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून का बात की जाए तो पर्यावरण दिवस। यहाँ क्या पूछा गया, हिंदी दिवस पूछा गया, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या। क्या पूछा गया, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है ये पूछा गया है, और क्या क्या होते हैं अंतःस्थ ये भी हम बताएंगे आपको। तो पहला है 4 होती है, दूसरा विकल्प है कि 3 होती है, तीसरा विकल्प है 5 होती है और चौथा विकल्प है 7 होता है। तो अंतःस्थ कहते हैं या, रा, ला और वा को। ठीक है, तो कितनी हुई, 4 हुई ना, कितनी हुई, 4 हुई ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिवालय में कौन सी संधि है। यहाँ पर पूछा गया कि शिवालय में कौन सी संधि है, और शिवालय का संधि विच्छेद भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहला विकल्प है दीर्घ संधि है, दूसरा विकल्प है गुण संधि है, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि है और चौथा विकल्प है आयादी संधि है। ठीक है, तो शिवालय में कौन सी संधि है, पहले तो हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो हम आसान हो जाएगा निकालना कि शिवालय का हो जाएगा शिव धन आलय, जिसमें आलय हो जाए कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। शिवालय हो गया, विद्यालय हो गया, तो इस सब में क्या है, दीर्घ संधि हो जाती है, जिसमें बड़ा आ आपको दिख जाए वो दीर्घ संधि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गेहूं का तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि गेहूं का तत्सम शब्द क्या है। तो पहला है गोधूम, दूसरा है करपट, तीसरा है कपाट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कपाट की बात करें तो किवाड़ को कहते हैं, और करपट की बात करें कपड़ा को कहते हैं, और गोधूम कहते हैं गेहूं को। यही आपका
सही हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा। गेहूं का तत्सम हो जाता है गेहूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपके फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, अगर आप उनके पास शेयर करोगे तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना, टैग इज एक्सपर्ट क्लास।